All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Chitraksh. Good morning, Ria. Yeah, hi, Siddharth. Hi, Sonika. Good morning, Anjali. Can you guys see the screen? Great. All right. So last class में मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था उसमें any questions, any concerns that you might have? So as a quick recap, in the last class we started with the Bohr's model of atom, and I gave you a background about that, how we arrive at Bohr's model of atom, what are the key scientific discoveries that went into helping us understand the नहीं नहीं अंजलि, आई थिंक आप गलत बैच में बैठ गए हो. आपका क्लास 12 बजे है. दिस इज नॉट फ्लैगशिप बैच. ओके, कमिंग बैक. सो बोर्स मॉडल में जो पॉस्टुलेट्स मैंने आपके साथ शेयर करे थे इन द लास्ट क्लास, उन पॉस्टुलेट्स में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? लेट मी अलाउ यू टू unmute yourself. No, sir, no. Okay, then जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे थे बोर्स मॉडल के, रेडियस, स्पीड एंड एनर्जी का, इनका डेरिवेशन मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा था. आई हैड started applying the formula of radius in couple of questions. I think that was what we had done in the last class. So let's spend some 10-15 minutes, or in fact much less than that actually, into looking through the derivation. Also अब जो मैं डेरिवेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें नोटिस करना that there are going to be certain terms which you are not quite familiar with. So right now this derivation isn't something that you will be able to completely understand, because आपने फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़े ही नहीं है. But still I would like you to go through this derivation and write down some steps, do some calculation, so that in future, after say 5 months, 6 months, जब आप फिजिक्स में ये टॉपिक्स पढ़ लोगे, तो it becomes really really easy for you to do this derivation. The reason I am stressing on this derivation is because in examinations, in previous year papers, there have come questions which are not based on the simplified formula, but the fundamental formula. What do I mean by that? So जैसे ये रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, राइट? ये रेडियस का फॉर्मूला सब रीड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? इस फॉर्मूला एन का और जेड का मीनिंग भी आपको पता है क्या होता है? आपने लास्ट क्लास में अप्लाई करके भी देखा था. नाउ नोटिस करना, जब ये डेरिवेशन करा जाता है रेडियस का, ठीक है, मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, समझाऊंगा, हम लोग देखेंगे. दिस इज एक्चुअली व्हाट कम्स आउट एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट. एंड ये जो पार्ट है जो मैंने ऐसे डॉटेड सर्कल में लिखा हुआ है, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, तो इसमें क्या है, ये सब वैल्यूज कांस्टेंट है. एच का वैल्यू आपको पता है, पाई का, एम का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो के रहेगा मैं बताऊंगा ये के क्या होता है. चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो ये ई लिखा हुआ है, ये भी आपको पता है. तो ये कॉन्स्टेंट्स आपको पता रहते हैं और आप सब्सटीट्यूट करके ये फॉर्मूला कंप्यूट कर लेते हो, जो आप जनरली क्वेश्चंस में यूज करते हो. Now what has happened in some previous examinations is the question has come in this way
that we have a hypothetical atom, and उस atom में electron is replaced by another particle with the same charge but double the mass. Then what would be the, say, speed of electron, radius of orbit, और जो भी क्वेश्चन पूछना होगा. तो अगर बच्चे सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद रखते हैं एंड दे आर नॉट फेमिलियर विद द डेरिवेशन कि कैसे करा है, तो फिर दे विल नॉट बी एबल टू टेल कि अच्छा मास डबल करने से रेडियस हाफ हो जाएगा क्योंकि ये मास डिनोमिनेटर में आ रहा है. That kind of question is something which you will be only able to answer if you know the derivation. ठीक है. आप बोलोगे कि सर हम ये वाला फॉर्मूला भी रट्टा मार लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. वेल, आप मारने के लिए मार सकते हो रट्टा, बट प्रॉब्लम ये होगा दैट देयर इज अ लिमिट टू विच यू कैन रिमेंबर थिंग्स. आगे ऐसा तो है नहीं सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर रहेगा, और भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे एंड केमिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीजें याद करनी रहेंगी. सो हर चीज का रट्टा मार पाना वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू. तो उस केस में आई वुड रेकमेंड दैट यू रादर गो थ्रू द डेरिवेशन. एंड अभी आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगेगा डेरिवेशन में बिकॉज आपने फिजिक्स के वो एस्पेक्ट्स पढ़े नहीं है, बट जब आप वो एस्पेक्ट्स पढ़ लोगे तो ट्रस्ट मी, आपको 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगेगा टू डिराइव दीज फॉर्मूलाज, टू डिराइव दीज रिजल्ट्स. ठीक है. मुझसे अगर आप पूछोगे, मुझे भी आज ये फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं. ठीक है, मैं याद करता ही नहीं हूँ. मतलब आई डोंट पुट माई ब्रेन इनटू रिमेंबरिंग दीज लॉन्गर फॉर्मूलाज. मुझे फॉर्मूला जो याद रहते हैं स्पीड के, रेडियस के, बोर्स मॉडल के, वो ये वाले फॉर्मूलाज याद रहेंगे. ये बड़े वाले मुझे याद ही नहीं रहते हैं. बट अगर आप बोलोगे कि सर आप डिराइव कर सकते हो, तो आई विल वेरी कंफर्टेबली से कि यस, गिव मी 2 minutes एंड आई विल डिराइव देम फॉर यू. मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. सो दिस इज समथिंग which you should be able to do, derive them, maybe not today but after couple of months in a much easier manner. ठीक है. So with that clarity, with that motivation, let's quickly discuss the derivation. Now what you have in front of you is a single electron system. At the center there is a nucleus, and nucleus का charge कितना है? It is Z into E. Z stands for the atomic number, which will signify the number of protons that are there, and E would be the charge of each proton. कितना वैल्यू होता है E का? 1.6 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्स. ठीक है. अब इस न्यूक्लियस से r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m एंड स्पीड v है. ठीक है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है? 9.1 तो -31 kg. करेक्ट. और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. तो इस रिप्रेजेंटेशन में व्हाट आर द टू अननोन्स दैट यू हैव, दैट यू शुड वर्क ऑन कैलकुलेटिंग? V and R. V एंड R. कितने डिस्टेंस पर है और कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व फॉर V and R, नील्स बोर केम अप विद 2 इक्वेशंस. ये 2 वेरिएबल्स हैं R और V. इन दोनों वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए नील्स बोर केम अप विद 2 इक्वेशंस. One equation was क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो अगेन आप लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मोमेंटम वर्ड पता है. ठीक है. बट यू डोंट नो व्हाट एंगुलर मोमेंटम मीन्स. आपने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है दैट एक ऑब्जेक्ट है जो कि मास m का है, वो v स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसके मोमेंटम को हम लोग mv लिख सकते हैं. बट अगर यही ऑब्जेक्ट रादर देन गोइंग इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इफ इट इज गोइंग इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, देन वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. जब सर्कुलर मोशन में जाता है ऑब्जेक्ट तो हम लोग एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, लाइक बहुत सारी एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें
डिफाइन करते हैं विच आर रिलेटेड टू दैट सर्कुलर मोशन. अभी के लिए आई एम नॉट रिलेटिंग देम टू their definitions. I am not going in detail, in each and every definition of these quantities. मैं अभी directly आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, बता देता हूँ in fact that angular momentum is written for an object of mass m moving in an orbit of radius r with a speed v. The angular momentum is written as mvr. ठीक है, we represent it by a symbol capital L and it is written as mvr. And this angular momentum which Niels Bohr had worked upon, had did his calculations upon, said that this mvr should be an integral multiple of h upon 2 pi. It can be 1 times h upon 2 pi, 2 times h upon 2 pi, 3 times h upon 2 pi, and so on and so forth, where n would be a natural number and would also represent the orbit, the allowed orbit in which the electron can be present. तो ये पहला इक्वेशन था. दूसरा इक्वेशन which Niels Bohr came up with is a force balance equation. This is something which you will study soon in physics when you will be studying kinematics, and kinematics के बाद में dynamics आप पढ़ोगे. अभी तो आपका कैलकुलस ही चल रहा है आई थिंक फिजिक्स में, है ना. वेक्टर्स खत्म हो गया ना आप लोगों का? नो सर. अच्छा, अभी वेक्टर्स चल रहा है, कैलकुलस आना बाकी है. चलो ठीक है, थोड़े टाइम में आएगा फिजिक्स में. सो कैसा रहता है यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हिच इज letting it move in this circular motion. ठीक है. Now notice करना, when this electron is moving in this circular motion, इसके ऊपर दो equally opposite forces लग रहे हैं. एक force लग रहा है because of the attraction of the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, एंड उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसे. एंड एक और फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है which is called as a centrifugal force. It is a force which is acting radially outwards on the electron. Now this is something you yourself would have experienced जब आप ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हो. So for example, when say a car is turning around a curve, or let's say you are in some swing, ऐसे मेरी गो राउंड तो आपने झूला ही होगा ना बचपन में, छोटे छोटे पार्क्स में रहता है लाइक स्विंग जो कि ऐसे रोटेट करता रहता है गोल गोल. तो उसमें अगर आप बैठे हो एंड दैट मेरी गो राउंड इज गोइंग इन सर्कल्स, तो यू वुड एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स. अगर आप अपने हाथ छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, लाइक यू विल बी थ्रोन आउट रेडियली आउटवर्ड्स. Well, not exactly radially outwards, you would actually be going tangentially, but you will be thrown out because of that force. That is called as a centrifugal force. Now this is something which is an aspect of again circular motion only, that ये centrifugal force आता किस वजह से है आपको बाद में बताएंगे, समझाएंगे that this is a pseudo force, but अभी उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. अभी बस इतना समझने की जरूरत है दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं विच आर बैलेंसिंग ईच अदर, एंड दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज एबल टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन. वन इज a radially inwards acting force called as electrostatic force, and another is radially outward acting force, that is the centrifugal force. Now अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला कैसा होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है.
इसका मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ. द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 kept at a distance r from each other is written as K Q1 Q2 upon r square, where K is an electrostatic force का constant. Now this is something similar to what you would have studied in gravitation. I'm just taking that analogy, although the two are completely different concept, but आप लोगों ने क्योंकि gravitation पढ़ा हुआ है तो शायद आप उससे थोड़ा सा relate कर सको. You remember junior class में आपने ये चीज पढ़ा हुआ है that an object of mass m, ठीक है, has a fundamental property. ठीक है, mass क्या है? Mass is a fundamental property, and because of that mass we understand that there is a gravitational field, and other objects of mass, ठीक है, ये m1 mass होगा, other objects of some other mass can experience that gravitational field. Because of experiencing that gravitational field, they experience a gravitational force, and that gravitational force कैसे लिखा जाता है? G m1 m2 upon r square. ये पढ़ा है आपने जूनियर क्लासेस में? If r is the distance between them. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो उसी तरीके से आप थोड़े टाइम बाद फिजिक्स में पढ़ोगे that charge is also a fundamental property. ठीक है, जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी था ऑफ मैटर अराउंड अस, वैसे ही चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट वी फाउंड इन यूनिवर्स टू एग्जिस्ट अराउंड अस. एंड एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के अराउंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और अगर कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट उस फील्ड की विसिनिटी में आता है, उस फील्ड के आसपास आता है, तो इट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. वी कॉल दैट एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. And based on the studies done, we understand that electrostatic force is written as K Q1 Q2 upon r square, where K stands for electrostatic force constant. ठीक है, K का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, जैसे कैपिटल G का था ना, वैसे ही K का भी एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. ऐसे एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, इट्स अ कांस्टेंट. Q1 Q2 are the charges, the 2 point charges, and r is the distance between them. इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा जाता है. अगर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज नेगेटिव होगा. ठीक है, अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो फोर्स का साइन क्या होगा? What will be the force का sign? Negative. Right, you can look in the formula that force has negative sign. Now what does that mean? It means that it is an attractive force. ठीक है, मतलब इसका कुछ और ऐसे साइफाई मीनिंग मत निकाल लेना स्टार वॉर्स वाला कि नेगेटिव फोर्स, डार्क फोर्स, लाइक दिस इज द डार्क साइड, ये क्या हो गया. आई होप आप लोग अपनी फैंटेसी को कंट्रोल में कर रहे हो एंड यू आर नॉट गोइंग इन दोज डायरेक्शंस. द नेगेटिव साइन जस्ट मीन्स इट्स अ अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब यहाँ पर ये जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा दैट विल बी टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होगी. दैट इज व्हाट इट वुड मीन. अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हुए, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर क्या होगा? Repulsive force. है ना, आपने सही से गेस कर लिया है. तो जो फोर्स का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा अगर दोनों के दोनों सेम साइन के चार्ज रहेंगे. सो पॉजिटिव साइन का मीनिंग रहेगा दैट इट इज द रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे होंगे, इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा. ठीक है, नाउ यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना that what we have with us is two opposite charges. कैसे? एक चार्ज जो है वो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको मैं ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस ZE लिख देता हूँ, ठीक है, एंड दूसरा चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो ये KZE² अपॉन R², ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है। नेगेटिव साइन वुड जस्ट मीन दैट इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, इसका डायरेक्शन इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, आप ये नोटिस कर रहे हो मैंने यहाँ पे 2 बार्स लगा दिए। ये 2 बार्स क्यों लगाए? क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, मैग्नीट्यूड इक्वेट करना है। इक्वेट किसके थ्रू करना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स। अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा लिखा है यहाँ पर? mv²/r, ठीक है। सो यू माइट अगेन थिंक कि ये कैसे हो गया? अगेन सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आपको अभी तक मोमेंटम के बारे में पता था, mv रहता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऐसा रहता है m/v, एंड एंगुलर मोमेंटम मैंने बताया mvr हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में यू विल ऑल्सो फाइंड दिस, जैसे हम सिंपल फोर्स जब बात करते हैं, फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है फोर्स की, वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। अब जब सर्कुलर मोशन में हम लोग ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन और यू कैन से 1-2 और कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाते हैं, एंड उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर सर्कुलर मोशन का फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, वो लिखा जाता है, कैलकुलेट करा जाता है, तो इट कम्स आउट टू बी mv²/r. So I am not going into that derivation right now because there is a separate chapter called circular motion जो कि आप पढ़ोगे, जिसमें आपको बेसिक से सारी चीजें कराई जाएंगी। अभी के लिए I would just request you to remember that okay, this is the way in which centrifugal force is written. This is the way in which electrostatic force of attraction is written. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट इसका जो डेरिवेशन है वो आप लोगों को अभी कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा, बट दैट इज ओके। आई वुड स्टिल वांट यू टू राइट इट इन योर नोट्स, कीप इट इन योर नोट्स हैंडी, सो दैट इन फ्यूचर जब आप वापस से रिवाइज करोगे इस चैप्टर को, तो यू शुड बी एबल टू इजीली रिमेंबर कैसे डिराइव करा था। ये दोनों इक्वेशंस ऑब्जर्व करी, ठीक है। मैं ऑफकोर्स ये नहीं बोलूंगा ये दोनों इक्वेशन समझ में आई, बिकॉज दोनों इक्वेशन समझ में आने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, but at least you can make sense of the symbols that are there in this equation, these two equations. पहली वाली इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, it is an equation for quantization of angular momentum. The angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. And दूसरी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं that it is a force balance equation. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट कर रहे हैं। सर हाँ सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन में ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फंडामेंटल चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब लेट्स से मैंने आपको ये दोनों चीजें बता दी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कैन यू क्विकली substitute equation 1 and equation 2, do the math and get me the result of V and R? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना तो आपको आता ही है ना, ऐसा तो आपने आई थिंक काफी बार किया होगा पहले भी। So can you substitute one equation into other and get me the result of V and R?
थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा पेन चलाओ, ठीक है। यहाँ पर ही नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना, बिकॉज मैंने यहाँ पर मॉड वैल्यू ली है, मैग्नीट्यूड कंपेयर करना चाहा है, ठीक है। सो नहीं नहीं, एल एल के टर्म्स में नहीं, एल को तो छोड़ दो, एल की जगह एम वी आर यूज, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये एल को छोड़ दो। ये जो एम वी आर था इसको हम लोग एल बोलते हैं, एल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू get me V and R in terms of these other symbols that I have written over here. नहीं नहीं, आर को आर के टर्म्स में थोड़े ना डिस्क्राइब करोगे, आर क्या कर रहे हो। वी अलग से निकालना होगा और आर अलग से निकालना होगा। आर को वी के टर्म्स में निकालना था तो फिर वो तो यही इक्वेशन में लिखा हुआ है ना। हाँ, क्या पूछ रहे हो रुचा आप? सर हेयर व्हाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन all the protons and one electron, and why not one proton and one electron? Acha, very good question actually you asked. So understand this thing. यहाँ पर what we are able to comprehend, what we are able to understand, ध्यान से देखना यहाँ पर रुचा। Look at this general representation. हम लोग बोलते हैं when there are two particles, one of charge q1, one of charge q2, this is how we write the electrostatic force between them, right? दो पार्टिकल्स जो है, अब एक पार्टिकल हमारा इस केस में क्या है, न्यूक्लियस, और दूसरा पार्टिकल क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन। तो हम उनके रेस्पेक्टिव चार्जेस इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन which you might have is that why proton are able to stay together if they are repelling each other in the nucleus. I think that would be the better version of your question. Is that what you would want to say, Rucha? Yes, sir. Okay. So it's a very important question which the scientists at that point in time were also trying to understand and contemplate, and today we understand that inside the nucleus, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहते हैं,
there are some other forces called as nuclear forces. ठीक है, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, वैसे ही आप 12th क्लास में जब एक चैप्टर आएगा, फिजिक्स में आएगा 12th क्लास में, चैप्टर का नाम ही होगा न्यूक्लियस। अभी इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग न्यूक्लियस पे इतना फोकस नहीं करते हैं, हम लोग न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दैट इज व्हाट आवर चैप्टर कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर इज। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कैसा प्रेजेंट रहेगा। बट जब आप न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हो तो वहां पर समझ में आता है दैट देयर इज अनदर new type of force that we discover, that we understand, called as nuclear force. And this nuclear force is much stronger than coulombic forces. Coulombic forces मतलब ये जो electrostatic forces हैं, तो those forces are able to keep the positively charged particles together. ठीक है, but अभी again I would not be able to go into those details because it will be a big digression from this chapter. Okay, so the 1 or 2 word answer to your question would be nuclear forces. In fact, there are 2 types, strong nuclear forces and weak nuclear forces. आप with time पढ़ोगे, ठीक है? Yes, sir. Sir, Thank you. sir, in the first chapter of physics, physical world, the nuclear forces are shown as two types of forces, weak and strong. The forces which act in the nucleus are what type of forces? They are weak or strong? दोनों act करते हैं, but the one which is responsible for the like keeping protons together, proton neutrons together, is the strong nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था, स्ट्रॉन्ग पहले डिस्कवर हुआ था, वीक न्यूक्लियर फोर्स वाज डिस्कवर्ड मच लेटर। एनीवेज, ये आप लोगों ने मैथ करी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू डू द मैथ प्रॉपरली। ठीक है, तो इसमें जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स की मीनिंग तो आपको आई थिंक सबको पता ही होनी चाहिए। जो के है, कैपिटल के, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना कहीं पर किसी फॉर्मूला में इट माइट बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये थोड़ा सा एक ऐसा अजीब सा सिंबल रहेगा, एप्सिलॉन नॉट, ऐसे सी बनाने का, बीच में डंडा बनाने का, उसके नीचे ऐसे सर्कल बनाने का। ठीक है, एंड इसका वैल्यू आपको ध्यान रखना रहेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। Z was the atomic number, or you can say the number of protons, which means the same thing. E was the elementary charge, 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. M was the mass of electron, जिसका वैल्यू भी आपको याद है 9.1 × 10⁻31 kg. V and R unknown थे, N ऑर्बिट नंबर था एंड H प्लैंक्स कांस्टेंट था, जिसका वैल्यू भी आपको याद है। और जब आप इनको सॉल्व करते हो, so these are the 2 expressions that you get for V and R. ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स ने लाइक V के एक्सप्रेशन में R लिख दिया है, वो नहीं करना था ना, मतलब फिर सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ? मुझे 2 इक्वेशन से V और R निकालना था अलग अलग, लाइक आई डोंट वांट V को मैं R के टर्म्स में लिखूं, तो फिर फायदा क्या हुआ? सॉल्विंग थोड़ा ना हुई वो। ठीक है, some students have done the solving in a correct manner and you have got the formula that V comes out to be equal to 2 pi k e square by h into z upon n। ठीक है, z upon n को मैंने अलग कर लिया और इन सब को मैंने साथ में लिख दिया। क्यों? बिकॉज ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इन सब की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो आई गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर V। वैसे ही R जो है उसका जो फॉर्मूला निकलता है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो h²/4 π² m k e² इंटू n²/z निकलता है। तो इसमें जो ये कॉन्स्टेंट्स उनको मैंने अलग कर लिया, उनकी वैल्यू डाली, तो आई गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर R, दैट इज 0.529 इंटू n²/z। ठीक है, अगर आपका ये एक्सप्रेशन नहीं आ पाया है तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट दैट आफ्टर द क्लास अगेन डू द मेहनत। ठीक है, बिकॉज
एक लेवल तक ही मैं स्पून फीड कर सकता हूँ, उसके बियॉन्ड स्पून फीडिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. Like I will be making you too much comfortable if I even do those steps 1 और 2 से. अगर मैं V और R के एक्सप्रेशन निकाल के आपको स्टेप्स भी दिखाऊंगा, तो I think I will be depriving you of the effort that you should put in. तो please make sure, अगर आपका एक्सप्रेशन नहीं आया था, some students have been able to get them, some have not been able to get them, but you should be able to get these expressions. ठीक है? हाँ बोलो. Sir, like in these equations, where the second word comes from? Upon setting आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है पूर्वा. Sir, like where did the zero point in that equation zero comes from? ये सब ऊपर की दोनों इक्वेशन से ही आ रहा है, मतलब इन दोनों से ही, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. ठीक है? But sir, there is only one slide. Okay, we simplified that. Okay, got it, sir. हाँ, नहीं आप करोगे तो आएगा, मतलब आपने कुछ केयरलेस मिस्टेक करी होगी, एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू रीवर्क ऑन. वो मेहनत मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ. सो प्लीज पुट दैट एफर्ट एंड सी इफ यू शुड बी एबल टू गेट द करेक्ट एक्सप्रेशन. ठीक है? एंड हल्के में मत छोड़ देना, मतलब. एंड ये जो एटीट्यूड है आलस वाला, उसको ना अब आप धीरे धीरे साइड करना शुरू कर दो. ठीक है? स्टार्ट पुटिंग दैट एफर्ट. ऐसा नहीं कि हाँ सर ने बोल दिया सॉल्व करने पे आ जाता होगा और सर ने तो आंसर भी दे दिया तो ठीक है ना, अब मैं क्यों मेहनत करूं. ठीक है? ये एक शॉर्टकट एटीट्यूड, जो एक शॉर्टकट दिमाग में रहता है कि हाँ ठीक है ना, ये हाँ ठीक है ना वाला एटीट्यूड को थोड़ा सा अलग रखो. जितना हो सकता है उतना पेन चलाओ, जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो, और जितना मैं एडवाइस कर रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो करो ही सही. ठीक है? बिकॉज मैंने बताया ना आपके सामने कल को कैसा क्वेश्चन आएगा, दैट लेट से अगर मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल कर दिया, या मैं बोलूँ जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मैंने हाफ कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द चेंज इन द फॉर्मूला, व्हाट विल बी द न्यू रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स एटम. तो ये सब आपको वर्क करना आना चाहिए. ठीक है? तो एटलीस्ट ये जो मैथमेटिकल पार्ट था ऑफ सॉल्विंग दोज इक्वेशंस, वो आप प्रैक्टिस कर लो अभी. बाद में जरूर समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन खुद से कैसे लिखनी होगी. हाउ डू दीज टू इक्वेशंस you have to write by yourself. इतना क्लियर है सबको? ठीक है? फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया? अच्छा, अब let me make you practice more questions similar to the way in which we were doing questions in the previous class. ठीक है? सो यहाँ पर लेट्स से क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है? इनफैक्ट हाँ, ये मैं जूम आउट कर देता हूँ. ठीक है? क्वेश्चन रीड करो आप. Don't try to look at the solution, although there is no option, but चलो ठीक है. Still go ahead and try this question. The kinetic energy of the electron in the fourth orbit is some symbol, say x या euro का symbol दिया हुआ है ये. So what will be the kinetic energy in the first orbit of Li2 plus ion? क्या आ रहा है आंसर? आपके सामने मैंने इनफैक्ट नीचे यहाँ पर हिंट्स भी लिख दिए. Sir, what is this sign called? ऐसे ही कुछ भी साइन हो गया, मान लो कुछ यूरो का सिंबल है, मतलब
उसी के टर्म्स में आंसर देना है आपको। नहीं मुर्तज़ा, आपका आंसर सही नहीं है। कुश, आपका आंसर करेक्ट है। हर्ष, गूगल पर क्वेश्चन टाइप करके आंसर कॉपी करना बंद करो। ठीक है, ये अलग नई बीमारी हो गई है। सॉल्व नहीं करना है, गूगल पर क्वेश्चन टाइप कर देंगे, उसका आंसर मिल जाएगा और फिर उसको रिपोर्ट करके। मैं कोई लड्डू थोड़ा ना दे रहा हूँ हर्ष। कोई लड्डू मिल रहा है क्या तुम्हें यहाँ पे? हर्ष, -144 क्यों लिखा तुमने? गूगल पे लिखा था इसके लिए? स्पीक अप हर्ष, क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? आंसर देने के पहले तुमने सोचा होगा कि मैं आंसर दूंगा फटाफट, मेरा नाम रोशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर दे दिया मैंने। बोलो हर्ष, कैसे आया -144 आंसर? नॉट हर्ष जाधव, हर्ष सनाप। नॉनसेंस। थोड़ा जितना दिमाग नॉनसेंस करने में लगाते हो ना, उतना दिमाग पढ़ाई में लगा लो, तुम्हारे काम आएगा। हाँ, सो करेक्ट आंसर इज यस, 144 टाइम्स E। ठीक है, कैसा रहेगा यहाँ पर? As you can notice, kinetic energy is half mv square. So kinetic energy किसके प्रोपोर्शनल होगा? v स्क्वायर के। एंड अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा that v was proportional to z upon n। तो अगर मुझे kinetic energy देखना है, how it is dependent on z and n, so kinetic energy comes out to be proportional to z square by n square। अब इस चीज को मैं फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। In the sense, like when I take the ratio of the two cases, kinetic energy of case A upon kinetic energy of case B, it should be z square by n square of case A upon z square by n square of case B। ठीक है, फर्स्ट केस क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट केस बोला जा रहा है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, राइट? तो z का वैल्यू 1 ले लिया और n का वैल्यू 4 ले लिया। ठीक है, केस बी क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, तो z का वैल्यू 3 ले लिया और n का वैल्यू 1 ले लिया। तो मैंने सब्स्टिट्यूट करा यहाँ पर एंड देन आई गेट द रेशियो, जिससे मेरा आंसर आ जाएगा 144 टाइम्स दिस सिंबल। इज दिस क्लियर? कैसे करा ये क्वेश्चन? हाँ, Yes, sir. हाइड्रोजन हैज ओनली 1 ऑर्बिट, ऐसा नहीं है ना हर्ष? आपको याद नहीं है क्या, लास्ट क्लास में मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको दैट
around the nucleus of hydrogen atom, ठीक है, there are many orbits that are present. What are these orbits? These are locations where electron can be present. Now naturally electron lowest orbit, that is n equal to 1 में रहता है, but if provided energy it can jump onto those other locations as well, no? ठीक है, ऑर्बिट कोई ऐसे रियल चीज नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसे लाइन खींची हुई है. ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट आर लोकेशंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड. सो इसका मैंने एनालॉजी भी दिया था आपको. अगर आपको इसको ऐसे रियल वर्ल्ड से कंपेयर करना है कुछ, तो एक मैंने बोला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह मान लो, जिसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, राइट. एंड आप सबसे लोअर फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, बट आपको एनर्जी मिलेगी तो आप हायर फ्लोर पे जा सकते हो ना, वो एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं. सो दीज आर लोकेशंस वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट. समझ में आया हर्ष? तो मेरे को इस न्यूमेरिकल में एक चीज में समझ में आया, वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज डायरेक्टली -13.6 into z² upon m², राइट? हाँ, तो वो भी सर आप आप लिथियम में वो डायरेक्टली लगाओगे तो -142.4 आता है. नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन देने का पर्पस नहीं समझा. आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है that use the information that we have given you and then based upon that come up with the answer. ठीक है, सो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोला है कि had the question been in this way, ये piece of information नहीं दिया होता और आपसे सिर्फ इतना बोला होता that kinetic energy of first orbit of Li2+ निकालो. ठीक है, सिर्फ इतना बोला होता तो फिर आप जो उसका फॉर्मूला था वो आप यूज करते, दैट E इज इक्वल टू, और E वाला जो था वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है, नॉट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. E वाज द टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एंड उसके टर्म्स में फिर आप आंसर निकालते -13.6 इंटू आप Z का वैल्यू 3 रखते, N का वैल्यू 1 रखते, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की यूनिट में आप मुझे आंसर दे देते. बट क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है दैट अगर मैं हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसकी काइनेटिक एनर्जी को x बोल रहा हूँ या जो भी ये सिंबल बोल रहा हूँ, देन कैन यू टेल मी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इन टर्म्स ऑफ x. उसी के टर्म्स में निकाल के बताओ. समझ में आया? यस सर, गॉट इट. ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मैं करते जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए. सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in the second orbit of hydrogen is t, ठीक है, कैपिटल T, then I am asking you time period of revolution of electron in the second orbit of lithium 2+ क्या होगा in terms of t. ठीक है, इस t के टर्म्स में ही बताना है मुझे. तो अब आप ट्राई करोगे.
टाइम पीरियड के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं। हाँ दुर्गेश, आपका आंसर करेक्ट है। नहीं खुश, नॉट करेक्ट। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और डिस्टेंस कितना हो जाता है? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है? 2πr विद स्पीड v, तो टाइम कितना लगेगा? 2πr अपॉन v। एंड यू नो v और r कैसे z और n पे डिपेंड करता है। तो अब आप मुझे बता पाओगे टाइम पीरियड का डिपेंडेंस कैसा रहेगा z और n पर? राइट, सो यहाँ पर you come up with the understanding that time period is proportional to r upon v, right? और r किसके प्रोपोर्शनल था? n स्क्वायर बाय z के। और v किसके प्रोपोर्शनल था? z अपॉन n के। तो अगर मैं n को अरेंज कर लूँ तो ये n ऊपर चला जाएगा, ये n क्यूब हो जाएगा, और ये z स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एज इन z नीचे आ जाएगा तो ये z स्क्वायर हो जाएगा। सो कैन यू सी दैट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। और अब ये दोनों केसेस मुझे कंपेयर करने हैं। एक केस कैसा था? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा केस था सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+। ठीक है, तो फर्स्ट केस का यहाँ पे मैंने n का वैल्यू रख दिया 2 और z का वैल्यू रख दिया 1। दूसरे केस में अगेन n का वैल्यू 2 रख दिया, सेकेंड ऑर्बिट के बारे में बात करी जा रही है, एंड लिथियम 2+ का z कितना होगा? 3। तो इफ आई टेक दैट रेशियो तो मेरा आंसर आ रहा है T/9। समझ में आया कैसे करा ये क्वेश्चन? Yes, sir. Can you show the question? तो जिसने गलत आंसर दिया, आपने रिकॉग्नाइज करा कहाँ पे गड़बड़ हुआ? वेयर इज यू मेड मिस्टेक? हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी में मतलब ऐसा होगा ना, अगर मैं लाइक टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, ठीक है, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जब मैं डिवीजन करूंगा तो वो कांस्टेंट कट जाएगा ना। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस अप्रोच। ठीक है,
हाँ हाँ, मतलब वो सब देखो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है ना, ये सब कांस्टेंट्स हैं, वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे डिवीजन जब मैं करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, एंड दिस टाइम मैं सीधे वैल्यू पूछ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केस 1 में ये है तो केस 2 में क्या होगा, इसमें मैं सीधे सीधे वैल्यू पूछ रहा हूँ इस बार आपसे। सो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या पूछा जा रहा है एंड देन कैलकुलेट इट। Determine the frequency of revolution of electron in first orbit of hydrogen atom. What is the definition of frequency of revolution? मतलब 1 upon time period. हाँ, या तो आप फॉर्मूला याद कर लो 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फिर अगर आपको डेफिनेशन याद है तो दैट 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस इलेक्ट्रॉन करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। मतलब जैसे आपने इसको सोच भी सकते हो कि कैसे वो फॉर्मूला आता है। एक रेवोल्यूशन करने में अगर टी टाइम पीरियड लग रहा है तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन कर लेगा, वो हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन बोलेंगे। तो वहां से फॉर्मूला आता है दैट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, एंड नाउ आई एम आस्किंग यू टू डू द कैलकुलेशन। हाँ, करेक्ट नैन। Thank you. नहीं नहीं, 1 कैसे आंसर आ रहा है, मतलब आप इसमें वैल्यू डालोगे ना, वी स्पीड का और रेडियस का, ऐसा यूनिट्स में डालोगे तो आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, सब आप वैल्यू पुट करोगे। हाँ, राइट हर्ष, राइट दिशांत। v का जो वैल्यू है वो आप पुट करोगे 2.16 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन, और z और n मतलब जो हाइड्रोजन एटम है और फर्स्ट ऑर्बिटर, तो z का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1, एंड 2 इंटू पाई इंटू आर। अब जो r है वो आप एंगस्ट्रॉम में फॉर्मूला निकालते हो, तो प्लीज इंश्योर दैट उसको मीटर में लिख रहे हो।
ये 10 की पावर -10 would be representing the meter value. And then when you simplify and do the calculation, ठीक है, which isn't a good calculation over here, ठीक है, this isn't a good calculation, but still I wanted you to do that calculation and able to understand and come up with the answer. ठीक है, समझ में आया आपको? So in this way, couldn't use the proportionality we were using in the previous one, right? That time period is proportional to n cube by z square. तो वो proportionality से आपको value नहीं मिलेगी ना. हाँ sir. You will not be able to get the value. So यहाँ पर इस question में what is the difference as compared to the previous questions that were asked from you? Previous questions में कैसा बोला जा रहा था that किसी एक पर्टिकुलर केस का डेटा t है तो दूसरे पर्टिकुलर केस का डेटा t के टर्म्स में कैसा रहेगा, क्या आप वो बता सकते हो? ठीक है, एंड व्हेन वी हैड टू डू दैट हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का रूट क्यों एक्सप्लोर कर रहे थे? बिकॉज इट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम. अदरवाइज मुझे क्या मेहनत करनी पड़ती, मैं लाइक पूरे में इसको कैलकुलेट करता, फिर उसको टी के बराबर करता, ठीक है, फिर दूसरे के लिए भी पूरा कैलकुलेट करता, कॉन्स्टेंट्स वगैरह सब डाल डूल के, एंड देन उसको फिर टी के टर्म्स में लिखता. तो वो बहुत सारी मेहनत हो जाती है ना, फालतू में कॉन्स्टेंट्स के साथ में डील करना पड़ता. यहाँ पर बाय चूजिंग दिस मेथड कॉन्स्टेंट्स फटाफट फटाफट कैंसिल आउट हो गए एंड आई गॉट माई आंसर इन टर्म्स ऑफ व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा था, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी ऐसा था कि मुझे जो गिवन डेटा है उसके टर्म्स में आंसर निकालना है. ये वाला क्वेश्चन कैसा हो गया? दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें किसी के टर्म्स में आंसर नहीं निकालना, डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला, बेस्ड अपॉन द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट दैट वी नो. तो वही हमने यहाँ पर करा. यहाँ पर ये प्रॉपर फॉर्मूला यूज करा ना, इक्वालिटी यूज करी, एंड देन उसके बाद वी सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज दैट वी वर टू कैलकुलेट. समझ में आया? Yes sir, thank you. ठीक है, तो ये आपके सामने स्पीड एंड रेडियस v और r, दो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने लास्ट क्लास में लिखे थे, उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे. ठीक है, और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने एज यू गो अलोंग. अब मैं जो थर्ड रिजल्ट था हमारा, थर्ड रिजल्ट क्या था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का. उसको हम लोग अब एक्सप्लोर करते हैं. हाँ, इट्स ओके दीक्षांत, चलेगा, इतना फर्क नहीं पड़ता उससे. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला याद है आपको? थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला करा दिया था, लिखवा दिया था लास्ट क्लास में. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज -13.6 into z² by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था आपको, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने के पहले. वो बैकग्राउंड किस तरीके से है यहाँ पर नोटिस करना. अच्छा, एक और चीज नोटिस करना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट या फिर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट. ठीक है, ये मैं इंटरचेंजेबली यूज करता रहूंगा. ठीक है, मैं आपको समटाइम्स जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँगा या आपको बोल रहा हूँगा तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि यू नो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज इतना इतना जूल्स या इतना इतना ईवी. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दैट इफ एन इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट इन द सेकेंड ऑर्बिट देन इट वुड हैव दिस मच एनर्जी. बट जल्दी जल्दी में आई वुड ऑल्सो से दैट एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट. ठीक है, एंड दैट इज वाई ये जो ऑर्बिट है उसको हम लोग शेल या एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं. ठीक है, तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहेगी विच यू शुड बी अवेयर अबाउट. अब मैं इसकी कैलकुलेशन के बारे में जब बात करूंगा, सो लेट्स से मैं ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो टोटल एनर्जी का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. द टोटल एनर्जी इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स ओवर हियर. वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से. कौन सी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर?
electron also has a potential energy. The potential energy here that is being talked about is the electrostatic potential energy. इसके पहले आपने कभी कोई पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है? Gravitational potential energy. करेक्ट, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है ना पहले. ठीक है, यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशन को इग्नोर करते हैं, वी डोंट टेक दैट इनटू अकाउंट. ठीक है, इट इज टू स्मॉल टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज ऑफ द टू स्मॉल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो वी काइंड ऑफ इग्नोर इट, वी डोंट रियली take that into account, we neglect it. The potential energy which is relevant over here is the electrostatic potential energy. अब जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपने सीखा था कि कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है उसका, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपने नहीं सीखा है. यू डोंट नो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. तो यहां पर वापस से मैं आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए बोलूंगा. यहां पर अगेन मैं आपको बोलूंगा टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड रेफर इट लेटर. ठीक है, रेफर बाद में जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, वो चैप्टर में आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन एंड इस फॉर्मूले का डिटेल डिस्कशन भी कराया जाएगा. अभी के लिए आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू नोटिस द फॉर्मूला. क्या है ये? के Q1 Q2 अपॉन R. ठीक है, R स्क्वायर अगर लिखा होता तो वो आपका फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, बट यहां पर मैंने क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी रहेगा के Q1 Q2 अपॉन R. ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है. व्हेन देयर आर टू चार्ज्ड बॉडीज, Q1 charge and Q2 charge at a distance r from each other, then the potential energy, electrostatic potential energy is written in this way. That is the formula. Kinetic energy का फॉर्मूला तो सबको आता ही है, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है. दिस इज समथिंग विच यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विद, हाफ mv स्क्वायर, है ना. अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा दैट ये जो v और r है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिराइव करा था, उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. यू रिमेंबर जो एक्सप्रेशन मैंने लिखे थे v और r के, आपको याद तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स, तो आई एम गोइंग टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना. ये आप v और r का एक्सप्रेशन, जो ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना चाहो तो लिख लो. एंड देन इनको सब्स्टिट्यूट करना है इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर. अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करो एंड देखना कि काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है. डू दैट सब्स्टिट्यूशन.
Sir, can you just scroll up for 1 second for the equation of R? स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या तुमने? मैंने इतना Sir, I was writing it down. अच्छा 1 second, sir. Okay, sir. Thank you. सो आपने सब्स्टिट्यूट करा। अब आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा आता है और पोटेंशियल एनर्जी का उसके जैसा ही आता है विद सम स्मॉल डिफरेंस। ना ये V का जो एक्सप्रेशन है आपने सब्स्टिट्यूट करा काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ पर R का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करा, तो आप नोटिस कर रहे हो कि दोनों एक्सप्रेशन काफी सिमिलर से आते हैं, राइट? लाइक ये टर्म्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में। एक में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक में -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? नाउ अगर मैं इनको एडअप कर दूंगा तो जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा वो भी एकदम सिमिलर सा ही बनेगा और वो -2 से मल्टीप्लाइड होगा। So you get an important relationship between total energy, kinetic energy and potential energy, जो मैंने यहाँ पर लेफ्ट में राइट में इनफैक्ट हाईलाइट करा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। You can see that relationship based upon the expressions that we have just written down. ठीक है, राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन से कंफर्टेबल हो आप? कैन यू सी देम? Yes. ठीक है, ये ध्यान में रखो। ये राइट हैंड साइड वाला, ये बड़ा वाला फिर भी याद मत रखो, चलेगा, बट ये एटलीस्ट याद रखना है। ठीक है, दिस मस्ट बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, अगर ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी नहीं याद रहे तो चलेगा। ऑलराइट, हैविंग सेड दिस, अब ये जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है इसमें 2 पाई m k e h ये सब कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स मैं अभी आपके सामने पुट नहीं कर रहा हूँ, बट जब पुट कर देते हैं और ऐसा यूनिट्स में पुट करेंगे तो आंसर जूल्स में आएगा। अगर मैं सबकी सब वैल्यूज को ऐसा यूनिट में पुट करूंगा तो फिर उस जूल्स को मैं ईवी में जब कन्वर्ट कर लूंगा तो मेरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन के आता है विच इज -13.6 z²/n²। This will be the formula, this will be the expression of energy of electron in nth orbit of a single electron atom with atomic number Z. हाँ, अब इसमें आप नोटिस करना कि जो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? व्हाट इज दिस? अगेन एनर्जी में ये नेगेटिव साइन, एंड ये नेगेटिव साइन आ कहां से रहा है? कैन यू सी? ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म से आ रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड with respect to a reference, and it can be positive, negative और zero। जैसे
आप लोगों ने शायद जूनियर क्लासेस में ये चीज करी भी होगी, जब आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते थे, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन करते हो तो उसमें आप एक रेफरेंस लेवल डिफाइन करते हो ना, कि इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, इसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। मतलब अगर आपने ऐसे कोई भी क्वेश्चंस करे हो कि यू नो मैं एक घर की छत पे खड़ा हूँ और एक बॉल को मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर उसका स्पीड कितना रहेगा व्हेन इट से रीचेस, राइट। तो उसमें कैसा होता था, आप डिफाइन कर सकते थे कि ये मैं रेफरेंस हाइट बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माय रेफरेंस लेवल, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, इसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। एंड आपने शायद कुछ कैलकुलेशंस भी करी होंगी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड विद सम रेफरेंस, ठीक है, and that is why potential energy can be positive, can be negative, can be zero, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, कैन यू सी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r। तो अगर इसमें सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्शन होगा उनके बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी? व्हाट इज द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम चार्जेस रहेंगे तो? सेम टाइप ऑफ चार्जेस आई शुड से, Positive. पॉजिटिव। और अगर ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे? Negative. Negative. नेगेटिव। तो वो जो नेगेटिव साइन है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट नेगेटिव साइन इज एक्चुअली सिग्निफाइंग अट्रैक्शन। तो अगर एक Q1 ऑब्जेक्ट है और Q2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस के हैं एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। और इनको अगर मुझे दूर करना है, ठीक है, तो कैन यू सी, मुझे अगर r का वैल्यू बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। Sir, I didn't understand that. चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। लेट मी टेक दिस इन अ सिंपल मैनर, जब मैं आपको वैल्यूज वगैरह देके समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट वे में ही डिफाइन करते हैं हम लोग, एंड इसकी वैल्यू 0 या कुछ पॉजिटिव ही रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, या कोई और फोर्स की वजह से आती हुई पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जीज आर ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस। हम इसमें कन्वेंशन डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जीज जब भी डिफाइन करना होता है तो हम एक रेफरेंस डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन करना था, तो आप जैसे छत पे खड़े हो, ठीक है, तो आप एक रेफरेंस लेवल असाइन करते हो ना। आप बोलते हो कि या तो एक ग्राउंड को रेफरेंस लेवल असाइन कर दो कि यहाँ पर अगर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, राइट। आप ये रेफरेंस असाइन करते थे ना। Yes, I understood this part. I just didn't understand the R thing. हाँ, सो अब यहाँ पर आप नोटिस करना, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है आपके सामने, k q1 q2 अपॉन r, ठीक है,
तो let me explain it via, say, a graph. On the y-axis you have potential energy and on the x-axis you have R. ठीक है, अगर मान लो सेम चार्जेस रहेंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो आपकी पॉजिटिव रहेगी. Yes, sir. एंड जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम होता जाएगा. Yes. सो इफ आई वाज टू से ड्रॉ अ ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, तो ये ग्राफ कैसा रहेगा? समथिंग इस नेचर का रहेगा, है ना? Yes. जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, राइट? Yes. इस तरीके का नेचर रहता है, एक कर्व तरीके का नेचर रहता है. आप जब प्लॉट करोगे तो आपको समझ में भी आएगा व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग डेटा पॉइंट्स. ठीक है, सो जो रेफरेंस है यहाँ पर, व्हाट इज द रेफरेंस दैट वी आर कमिंग अप विद, दैट व्हेन आर अप्रोचेज अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को. दैट इज आवर रेफरेंस, दैट charges are kept far far away from each other, then there is no interaction between them, hardly any interaction between them, their potential energy is zero. ठीक है, and अगर same charges हैं and they are at some distance, some finite distance from each other, then potential energy कैसी रहेगी? It would be some positive value. अगर मान लो opposite charges हैं, ठीक है, तो उसमें कैसा रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहने वाली है, बिकॉज Q1 Q2 ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे. और अगर मैं R का वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड वाइज, आई वुड क्लैरिफाई ओवर मैग्नीट्यूड वाइज. So as R approaches infinity, potential energy approaches zero. But when two opposite charges are at some finite distance from each other, तो उनकी potential energy कैसे रहेगी? हम लोग negative describe करते हैं. So this is what? This is the convention of how potential energy is described. Electrostatic potential energy is described. Negative sign जो represent कर रहा है वो क्या represent कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स. जैसे फोर्स में नेगेटिव साइन जो था हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो फोर्स में नेगेटिव साइन क्या डिस्क्राइब कर रहा था? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वैसे यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. एंड यहाँ पर एज यू कैन सी, when we do the count of total energy, ठीक है, when we do the calculation of kinetic energy plus potential energy, we see that the total energy is also coming out to be negative. And what is that negative sign implying? It's implying that there is attractive force between the electron and nucleus. And अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना होगा, ठीक है, तो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. कैसे? आप यहाँ पर कोई कैलकुलेशन भी देख सकते हो, दैट अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में है हाइड्रोजन के एटम में, तो उसका एनर्जी कितना रहेगा? -13.6 इंटू Z²/n². Z का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, तो एनर्जी कितना हो गया उसका? -13.6 eV. एंड अगर फार फार अवे है, फार फार अवे मतलब ये जो n का वैल्यू है ये लार्ज लेना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू क्या अप्रोच कर जाएगी? जीरो. सो फार फार अवे द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वुड बी जीरो. सो
what is the change in energy that is happening? What is delta E? Change is final minus initial. Final कितना है 0 और initial कितना था -13.6. So can you see that the change is plus 13.6? What does this plus sign indicate? That energy is absorbed. That means energy is supplied. Work needs to be done to remove the electron from the atom. ये समझ में आया? What this negative sign of energy implies? Yes, sir. Sir, can you explain this infinity one? हाँ, तो एक और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. जब हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द nth ऑर्बिट, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को एड अप करा एंड वी केम अप विद द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी. ठीक है, एंड ये टोटल एनर्जी में जो नेगेटिव साइन है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, सो व्हेन यू लुक एट द फॉर्मूला energy of electron in the nth orbit and you start putting the values. ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरीके से. अगर आपको मैं इसका एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा हूँ, आप n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, लेट्स से फॉर हाइड्रोजन एटम में कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये पहले ऑर्बिट का एनर्जी कितना आ जाएगा -13.6 eV, है ना? Yes, sir. दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी कितना आ जाएगा -13.6 अपॉन 4 eV, है कि नहीं? Yes. तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये ऐसे -1.51 eV आ जाता है. थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी बताना जरा. इट विल बी -13.6 अपॉन 9 eV. ठीक है, नहीं, इनफैक्ट ये वाला जो है -3.4 आ जाएगा और ये वाला -1.51 आ जाएगा. ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट का आप करोगे तो कितना आ जाएगा -13.6 अपॉन 16, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये -0.85 eV ऐसा कुछ आ जाएगा. राइट, सो व्हाट इज इट दैट आई एम हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड ओवर हियर? ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? द नेगेटिव साइन ऑफ दिस expression of energy is signifying that there is attractive force between electron and nucleus. And if you try to take the electron away from the nucleus, अगर आप दूर जाना चाह रहे हो, तो can you see what is the change in energy? Let's say if I take the electron from orbit 1 to orbit 2, what will be the change? It will be final minus initial. What is final? Minus Final is -3.4. And what is initial? -13.6. है कि नहीं? And when you compute this, you get a value of +10.2 eV. So what does that plus sign mean over here? The change that you have to supply energy. ठीक है, ये increasing energy हो गई ना, जो वो ग्राफ में मैंने आपको प्लॉट करके दिया था अभी थोड़ी देर पहले. ये एनर्जी का है, ये -13.6 है, ये -3.4 है. तो एज आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मेरी एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना. एंड फार 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 अवे इट इज गोइंग टू बिकम, और इट इज गोइंग टू अप्रोच 0. समझ में आया अभी? Yes. Negative sign is implying attractive force between the electron and nucleus. So if I have to take the electron out of the atom, I have to separate the electron from the nucleus, I have to supply energy.
I have to do work. ठीक है, and this is something which you can also see in form of these two diagrams. There is this radius diagram and energy diagram. बट चलो ठीक है, मैं ये वाला पार्ट जो है यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, रेडियस डायग्राम और एनर्जी डायग्राम वाला पार्ट. ठीक है, अभी के लिए मैं इस फॉर्मूला तक जो हम लोगों ने निकाला है एनर्जी का यहीं तक रखता हूँ. ठीक है, एनर्जी के कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? Yes, sir, I have. बोलो बोलो. Sir, can you scroll up? हाँ. So here in the potential energy, the minus sign is because it's not modulus, right? So the kinetic, ZE is getting multiplied by negative E. That's why it's negative, right? हाँ, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. तो व्हेनेवर यू हैव ऑपोजिट चार्जेस, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो नेगेटिव ही आएगा. अगर मान लो दोनों सेम चार्जेस होते हैं, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाती है. Okay, That is the convention that is followed in electrostatics. Also, sir, is radius equal to n? नहीं 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 नहीं, वो तो r की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी, जो r का एक्सप्रेशन था ना. Sir, because I'm asking because in the graph you said that as R is becoming large, so it goes to infinity, the potential energy will be 0. करेक्ट करेक्ट. So then, and you said the similar thing for n also है. हाँ, बिकॉज r और n लाइक इस तरीके से रिलेटेड है ना. r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z. तो अगर मैं r बढ़ा रहा हूँ तो n बढ़ा रहा हूँ, या n बढ़ा रहा हूँ तो r बढ़ा रहा हूँ. And so R is inversely proportional to potential energy, right? हाँ. Okay, so that's the reason that when R becomes infinity, potential energy is 0. It approaches towards 0. When r becomes large, the value approaches towards 0. Okay, sir, thank you. ठीक है. तो वो 0 से फिर नेगेटिव नहीं जा सकता? अभी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो नेगेटिव ही था ना, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस. नेगेटिव था पोटेंशियल एनर्जी. जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को दूर ले जा रहे हो तो उसका ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है ना, एंड इट इज अप्रोचिंग 0. ठीक है. So what is the difference between electrostatic force of attraction and intermolecular force of attraction? What is the difference between Electrostatic force of attraction and intermolecular force of attraction. okay well जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे तो कैसा रहेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल है ना. एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों रहेगा. दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों रहेगा. तो जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो यहाँ पर दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, एंड इनका कॉम्बिनेशन इज व्हाट विल बी द नेट इंटरैक्शन. इट कुड बी अट्रैक्टिव, इट कुड बी रिपल्सिव, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डोमिनेट करता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. ठीक है. अभी मैं आपको उसका सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं, जहां पर आई एम सेइंग कि एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है. ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, या पॉजिटिव नेगेटिव, या नेगेटिव 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 पॉजिटिव. तो अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, और अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्चुअली फंडामेंटल है. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आया वो तो उसके कॉम्बिनेशन से आता है, दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से. ठीक है.
Okay, sir. ठीक है, सो यहाँ तक का पार्ट आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। जो ये एनर्जी रिलेटेड कैलकुलेशन मैंने आपको कराया बताया, ठीक है। सो रेडियस, स्पीड एंड एनर्जी, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा आप ट्राई करने के लिए, ठीक है। जैसा हम लोगों ने थोड़े प्रैक्टिस करें वैसे ही क्वेश्चंस हम लोग और बिल्टअप करेंगे, एंड देन फिर मैं आपको इसमें थोड़े से टर्म्स बताकर समझाकर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन कंसर्न बिफोर आई क्लोज द क्लास? Sir, there are no reference books for physical chemistry, like the way we use HCV for physics. अभी के लिए देखो, थ्योरी के लिए तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है क्लास 11th का, ठीक है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द थ्योरी इज गेटिंग कवर्ड इन क्लास, बट आपको अगर देखना है अलग से और देन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं आपको बताऊंगा, थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। अभी स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है इतना, थोड़े टाइम बाद आई विल बी टेलिंग यू व्हिच रेफरेंस बुक टू यूज फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप पर।